नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये स्वयं प्लेटफॉर्म पे बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मॉड्यूल चल रहा है। उसका ये तीसरा लेक्चर आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। इस मॉड्यूल में जो हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म, यात्रा और पर्यटन का ऐतिहासिक अवलोकन। यात्रा और पर्यटन का ऐतिहासिक अवलोकन की जब बात करते हैं तो हिस्ट्री में यात्रा कब से शुरू हुई, यात्रा का इतिहास क्या है, वर्तमान हिस्ट्री से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक, आज के समय तक जो यात्रा हो रही है उसमें चेंजेस कैसे आए हैं, कैसे बढ़े हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो ओवरव्यू है उसका, जो क्या क्या हम किन बातों पे इस आधे घंटे के लेक्चर में चर्चा करेंगे उसके बारे में आपको बता दूं। तो अर्ली ट्रेवल, जो प्रारंभिक यात्राएं थी भारत की और विश्व की, उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन इंडिया, जो भारत का पर्यटन का इतिहास रहा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे ट्रेवल इन एंशियंट टाइम इन इंडिया बाय इंडियन ट्रेवलर, जो प्राचीन काल में भारतीय यात्रियों द्वारा भारत में यात्राएं की गई हैं उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और वहीं ट्रेवल इन एंशियंट टाइम इन इंडिया बाय फॉरेन ट्रेवलर, विदेशियों द्वारा भारत में जो यात्रा की गई है, भारत के आकर यात्रा जो किए हैं विदेशी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम हिस्टोरिकल ओवरव्यू में बात करेंगे यात्रा का, जो पर्यटन का ऐतिहासिक अवलोकन करते समय कि जो शंकराचार्य थे, गोरखनाथ जी थे, गुरु नानक देव जी थे, और उन लोगों ने किस प्रकार से यात्रा किया। सबसे पहले मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि अर्ली टाइम में यानी कि प्रारंभिक यात्रा का स्वरूप क्या था। यात्राओं का जो मुख्य कारण होता है वो कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति अपने घर से दूसरे जगह की यात्रा करता है। तो प्राचीन यात्राओं को अगर देखते हैं तो जनरली जो दिखाई पड़ता है वो सर्चिंग ऑफ फूड, भोजन की तलाश में लोग यात्रा करते थे। आज जो भोजन की सुगमता है उतनी सुगमता पहले नहीं थे। आखेट करते थे लोग, बहुत सारे लोग जंगलों में या नदियों के किनारे रहते थे तो वो यात्रा करते थे भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे, और मौसम बदलने पे यात्रा करते थे। सीजन के हिसाब से यात्राएं उनकी चला करती थी। तो जो अर्ली ह्यूमन जो थे, वो प्रारंभिक मनुष्यों ने यात्रा शब्द को अवकाश या आनंद के साथ नहीं जोड़ा था। वो लेजर, प्लेजर, इंटरटेनमेंट, मीटिंग फ्रेंड, रिलेटिव पर्पज नहीं हुआ करता था, उसके साथ नहीं जोड़े थे। जो आज यात्रा ट्रेवल से आया है जिसका अर्थ है श्रम साध्य या जो है, इसलिए इसको उन्होंने अपने साथ यात्रा को, वर्तमान जो टेंडेंसी यात्रा की है उसके साथ कनेक्ट नहीं किया था। इतिहास में लोगों ने व्यापार मतलब बिजनेस पर्पज से, फॉर द मर्चेंट पर्पज से, मर्चेंट के रूप में, व्यापारी के रूप में यात्राओं के अनेक उदाहरण मिलते हैं। युद्ध के लिए यात्राएं हुई हैं उसका भी उदाहरण मिलता है। बाहर से भी आए, हाँ, भारत तो कभी किसी देश पे युद्ध के लिए नहीं गया है भारत से कोई भी व्यक्ति, लेकिन भारत में अनेक जो युद्ध के लालसा से और भारत में लूटने की लालसा से दूसरे जगहों से यात्रा करने के लिए आए, जैसे कि सिकंदर है। उसके बाद मुगल पीरियड में मुगल जो आए उनका भी उद्देश्य यही था, लूट मार करना, यहाँ की संपत्ति को लेना और उस संपत्तियों को लूट कर अपने देश को ले जाना। तो जिस देश से भी जो आए, लेकिन उसी बीच में बहुत सारी यात्राएं ऐसी भी थी जिनका उद्देश्य स्पिरिचुअल था, जिसका उद्देश्य शिक्षा था। तो उस कारण से भी लोग बहुत सारी यात्राओं के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो प्रारंभिक यात्रा है उस प्रारंभिक यात्रा में व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने, नए क्षेत्रों की खोज करने, सैन्य प्रयासों में संलग्न होने और धार्मिक विश्वासों का बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित थी। पर्यटन की उत्पत्ति को उस अवधि से पहचाना जा सकता है। मतलब उस जो एंशिएंट टाइम है, जो मूवमेंट ऑफ कॉज, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने का जो कारण था, वहां से हम पर्यटन को देख सकते हैं। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि पर्यटन ने यात्रा के अवलोकन योग्य उदाहरण की शुरुआत में
जड़े जमा ली, जिससे राष्ट्रों के बीच व्यापार और महासागरों और समुद्रों पर व्यापार अन्य उद्देश्यों के लिए जहाजों का उपयोग शामिल है। इस तरह के संकेत एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में पर्यटन के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। मैं कर्नाटक गया था। कर्नाटक में एक जगह है हम्पी, उसको बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। वहां पे हेरिटेज साइट है। उस साइट पे जब गाइड बता रहा था तो बताया कि किस प्रकार से वो विजयनगर साम्राज्य कितना समृद्ध राज्य हुआ करता था, और उस राज्य में प्राचीन काल में आज उसके केवल भग्नावशेष ही वहां पे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहां से भारत में हीरे जवाहरात, सोने, चांदी, उसके व्यापार करने के लिए लोग पूरे विदेशों से आते थे। दूसरे देशों से पुर्तगाली आते थे, अफगानी आते, वो वहां से अफ्रीकन आते थे, उसके बाद यूरोपियन कंट्री के व्यापारी आते थे और आके वहां पे सामान को खरीदते थे। मुख्य जो मार्ग हुआ करता था, बताते गाइड ने बताया कि वो गोवा का जो केंद्र है, वहां जो है वो बड़ा वो इंटरनेशनल ट्रेड का वो सेंटर हुआ करता था। फिर उधर उड़ीसा उस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत में ही आता था, तो उड़ीसा भी एक मेन सेंटर हुआ करता था समुद्री मार्ग से व्यापार करने का। तो बहुत जो पर्यटन को हम देखते हैं तो वहां से हम बिजनेस टूरिज्म या व्यापारिक पर्यटन के रूप में हम कह सकते हैं कि वहां से शुरुआत हम इसको और इसके पहले भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। मिस्र, ग्रीस, रोम और सुमेरिया जैसे प्राचीन साम्राज्यों ने मुख्य रूप से व्यावसायिक कारणों से यात्रा को प्रोत्साहित किया था। मिस्र की रानी हसेसपुत ने पंट के क्षेत्र में मनोरंजन यात्रा की शुरुआती रिकॉर्ड किए गए उदाहरणों में से एक शुरू किया, जिसे अफ्रीका के पूर्वी तटों पर स्थित माना जाता है। 5000 वर्ष पूर्व होने वाली इस यात्रा का प्रमाण मिस्र के लक्सर के पार नील नदी की पश्चिमी किनारे पर स्थित दीर अल बाहरी के मंदिर की दीवारों पर पाए गए लेखों में दिखाई देता है। मतलब 5000 वर्ष तो मिस्र के इस दीर अल बाहरी के मंदिर की दीवार बता ही रहे हैं कि यात्रा की शुरुआत वहां पे उसके प्रमाण मिल रहे हैं। वही नहीं, समृद्ध मिस्रियों ने नील नदी पर व्यवस्थित शानदार परिभ्रमण का आनंद लिया, जबकि अमीर रोमन और यूनानी भी नदी के किनारे अवकाश यात्रा में लगे हुए थे। ग्रीक भूमध्य सागरी में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा बन गई, और व्यापार के लिए ग्रीक मुद्रा की व्यापक स्वीकृति ने उस साम्राज्य के लोगों के लिए यात्रा को और आसान बना दिया था। तो जो ये प्रारंभिक यात्रा है, ये ग्रीक का, मिस्र का है, वहां पे सबसे पुराना वो देखने को मिलता है वहां पे। हम आपको जो भारत में जो पर्यटन का इतिहास है, जो टूरिज्म का इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। भारत में यात्रा और पर्यटन का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, और प्रेरणा के लिए यात्रा करने की अवधारणा हाल की घटना नहीं है। यह विचार बहुत प्राचीन काल से आकस्मिक तरीके से अस्तित्व में है, और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों के द्वारा इसे पसंद भी किया जाता है। तो डिफरेंट जो सोशल क्लास है समाज में, वो सभी जो है इस यात्रा को जो है पसंद करते हैं। जो भारत में पर्यटन का इतिहास दिखाई पड़ता है, वो द मेन मैसेज ऑफ द अथर्व ब्राह्मण ऑफ द ऋग्वेद, लगभग 3500 साल पहले लिखे गए ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का मुख्य संदेश क्या था? चरैवेति चरैवेति, चलते रहो रहो चलते ही। मुझे एक गीत भी याद आ रहा है, चरैवेति चरैवेति, यही तो मंत्र है अपना, शुभंकर मंत्र है अपना। मतलब चलते रहना, ये ऋग्वेद की बात है। तो ये भारत की तो संस्कृति है, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, ये भारत का शुभंकर मंत्र है। इस मंत्र को लेकर यात्रा का, हमें भारतीय यात्रा का, पर्यटन का इतिहास देखने को मिलता है कि ये मतलब 3500 साल पहले ऋग्वेद में इसकी बात मिलती है। बिना रुके आगे बढ़ते रहें। संस्कृत साहित्य के भीतर पर्यटन से संबंधित 3 वाक्यांश है, जो अटना शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है अस्थायी रूप से एक अलग स्थान की यात्रा करना तथा यात्रा करने के लिए अपने घर को छोड़ना। अटना, अटना मतलब घर छोड़ना।
प्राचीन काल में यात्रा को हम जब देखते हैं तो उसमें यात्रा और पर्यटन का इतिहास को समझना पिछले विकास और वर्तमान पर्यटन पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। प्रागैतिहासिक युग में लेखन से पहले एक समय से फैला हुआ था और 5 अलग अलग अवधियों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसको कि हम अगर देखते हैं तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैलोथिक एंड आयरन एज। अराउंड द 10,000 BC to 8,000 BC इन द नेथोलिक पीरियड, मतलब नवपाषाण काल के लगभग 10,000 ईसा वर्ष पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक सभ्यताएं जीविका की तलाश में भटकने के बजाय समुदायों में बसने वाले लोगों के रूप में उभरने लगी थी। इस बदलाव ने भारत, चीन, मिस्र जैसे क्षेत्रों में संगठित समाजों की शुरुआत कर चिन्हित किया है। और उस समय से यात्रा, कबीलों की यात्रा होती थी। एक कबीले दूसरे कबीले से मिलने जाते थे, एक कबीले दूसरे कबीले के पास इंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, वहाँ के जो ट्रेडिशन थे उनको इंजॉय करने के लिए जाते थे उन ट्रेडिशन को। तो ऐसी यात्राएं जो है मिलती है प्राचीन काल में, भारत में भी मिलती है। जो भारत की यात्रा को अगर हम वर्णन करना शुरू करते हैं तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें पहली जो पिक्चर है ये पिक्चर है भगवान राम की यात्रा से पहले माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। कृष्ण की यात्रा संदीपनी ऋषि में वो बैठे हुए हैं। जैन धर्म की यात्रा, बुद्ध की यात्रा, शंकराचार्य की यात्रा, ये सब यात्राएं जो है, इसका जो एक बहुत एंशिएंट आपको पिक्चर के माध्यम से मैं उसकी प्राचीनता के साथ आपको जोड़ना चाह रहा था, इसलिए ये स्लाइड को मैं दिखा रहा हूं कि यात्रा प्राचीन काल में किस तरीके से होती थी। बुद्ध के काल में, जैन के काल में, उसके बाद कृष्ण के समय में शिक्षा के उद्देश्य से वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए, और राम की यात्रा, इसको हम आगे वर्णन करेंगे और अच्छे तरीके से और थोड़ा डिटेल में वर्णन करेंगे। जो ट्रेवल्ड इन एंशिएंट टाइम इन इंडिया बाय इंडियन ट्रेवलर्स, भारतीय यात्रियों द्वारा भारत में प्राचीन समय में यात्रा, मतलब जो लॉर्ड शिव की यात्रा, भगवान शिव की यात्रा, भगवान विष्णु जी की यात्रा, देवर्षि नारद मुनि जी की यात्रा, ये शिव भगवान की यात्रा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग जो हमको दिखाई पड़ते हैं, सब मान्यता है, सब जो डिवोटी हैं उनकी फेथ है कि भगवान शिव इन सभी 12 स्थानों पे जो है स्वयं गए थे, प्रकट हुए थे, यानी कि वो यात्रा किए। 12 ज्योतिर्लिंग देश के 12 स्थानों पे स्थित है और सभी एक दूसरे से कितने दूर दूर पे है। उनमें से एक वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ। तो इस तरह से काशी को तो शिव की नगरी ही बोलते हैं। अब शिव रहते थे कैलाश पे और शिव की नगरी काशी, मतलब काशी भी उनको प्रिय थी। ध्यान करना था तो वो कैलाश थे, और यहां काशी में भी उनका रहने का, उनका निवास का अनेक वर्णन मिलता है। वहीं विष्णु भगवान की यात्रा, अनेकों उदाहरण हमारे शास्त्रों में, भारतीय साहित्यों में, शास्त्रों में मिलते हैं इसकी यात्रा का। भगवान विष्णु जी की यात्रा के बाद देवर्षि नारद, जो देवताओं के पत्रकार के रूप में जाने जाते थे, देवर्षि नारद को देवताओं का पत्रकार, उस काल के वो मीडिया मैनेजर थे, मीडिया मैन थे। वो सूचनाओं का, सही सूचनाओं का सही जगह पे, कहां पे उसको प्रस्तुत करनी है, कहां पे बतानी है, उसका काम देवर्षि नारद जी करते थे और अपनी यात्राओं के माध्यम से करते थे। बाद में अगर देखा जाए तो भगवान परशुराम जी की यात्रा, धार्मिक मान्यताओं में तो मैं आपको बता दूं कि जो परशुराम जी की यात्रा है, वो यात्रा जो कांवड़िया, मतलब शिव के भक्त थे परशुराम, और जो कांवड़ की यात्रा की शुरुआत होती है, जो कांवड़िया सावन में कांवड़ में जल भर के और शिवालयों में चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्री जाते हैं, उस कांवड़ यात्री की जो प्रथम कांवड़िया की शुरुआत के रूप में जिनको जाना जाता है, वो भगवान परशुराम ही हैं। भगवान परशुराम की और भी बहुत सारी यात्राओं का वर्णन है। महेंद्रगिरी पर्वत उनका निवास केंद्र था, वहां महेंद्रगिरी पर्वत पे वो उन्होंने तपस्या की थी, जो कि गजपति जिला उड़ीसा राज्य में है। और ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत पे वो रहते थे और मन की वेग से वो चलते थे, इसलिए धरती पे कहीं अन्य स्थान पे वो विराजमान नहीं रहते थे, वो पुनः वापस जाके महेंद्रगिरी पर्वत पे ही रुक जाते थे। जाना पावा की पहाड़ियां, अब कहाँ, उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत और जाना पावा की पहाड़ियां इंदौर में है। वहां परशुराम ने शिव की पूजा की थी,
तो शिव की पूजा वहाँ मंदिर है, वहाँ के लोगों की मान्यता है, ऐसी श्रद्धा है कि शिव की पूजा करने के लिए यहाँ पे परशुराम आए हुए थे। पूरा महादेव का मंदिर ये मेरठ के पास एक बागपत जिला है ना, उत्तर प्रदेश में, उसी बागपत जिले के मुख्यालय से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर परशुराम जी ने यहाँ पे गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया था। तो ये यात्रा भी परशुराम की यात्रा के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। आगे जब बढ़ते हैं तो हमको दिखाई पड़ता है कि भगवान राम की यात्रा, जर्नी ऑफ श्री राम, जर्नी ऑफ श्री राम की यात्रा को उनके पूरे जीवन काल के दृष्टिकोण से देखे तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्ति के लिए, मतलब ट्रेवल फॉर एजुकेशन, भगवान राम ने शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरुकुल गए थे, वो उनकी पहली यात्रा थी। ट्रेवल पास फॉर पीस एंड हार्मोनी। जैसे ही गुरुकुल से वापस आए तो गुरु विश्वामित्र वापस आते हैं और राजा दशरथ से उन्होंने कहा कि मुझे आपका सहयोग चाहिए, और उस सहयोग में राम जी को मांगते हैं। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जाते हैं। उस यात्रा का जो उद्देश्य था लर्निंग था, उसमें विश्वामित्र के द्वारा उन्होंने शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा फिर से प्राप्त की। अनेक प्रकार के शस्त्रों का और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित किया उन्होंने विश्वामित्र से। उसके बाद वहां पे जो विश्वामित्र को यज्ञ कार्य में जो बाधा पहुंचा रहे थे लोग, उनका वध किया, मतलब शांति स्थापित की और यज्ञ कार्य को पूर्णाहुति तक पहुंचाए। अहिल्या को तारने का काम किया उसी यात्रा में, और उसी यात्रा में भगवान राम का, लक्ष्मण का और अनेक उनके सभी भाइयों का, चारों भाइयों का विवाह भी होता है। जनकपुर तक की यात्रा होती है, विश्वामित्र के साथ ही वो जाते हैं। रास्ते में अहिल्या को तारते हैं, जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी। तो ये जो यात्रा है उनकी जो है आगे की अगर यात्रा देखिए तो उसके बाद वापस आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक होना होता है, उसके बाद कैकेयी ने वर मांगा, और उस वर में क्या मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। अब इस प्रण की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए दशरथ ने राम को 14 वर्ष का वनवास देते हैं, और उस वनवास का जो उद्देश्य था सोशल हार्मोनी, लर्निंग और इंटरनेशनल ब्रदरहुड। राम ने सोशल हार्मोनी स्थापित किया, लर्निंग दिया, खुद को लिया और समाज को दिया, अपने भाई को दिया लर्निंग, और उससे अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। इस यात्रा से सोशल हार्मोनी कैसे डेवलप होती है? बाली के कारण जो है सुग्रीव परेशान थे, तो बाली का वध किया, और माता सबरी के जूठे बेर खाए, माता सबरी के आश्रम गए, वहां पे वो माता सबरी के हाथों जूठे बेर का आनंद लिया। ये सोशल जस्टिस, मतलब जाति पात को किस प्रकार से खंडन किया है हमारी इतिहास में हमारे देवतुल्य ईश्वर रूपी भगवान राम ने, यह कितना अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। तो उसके बाद साथ में जब यात्रा उनकी जब शुरू हुई तो अयोध्या से निकलते ही सबसे पहले वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम गए और वहां पे ज्ञान अर्जित किया भारद्वाज ऋषि से। जहां जहां जंगल में गए अनेक ऋषियों से मिलते हुए उनकी यात्रा बनती गई और वहां पे ऋषियों से उनको ज्ञान मिलता रहा। तो श्री राम की जो यात्रा थी वो शांति, सद्भाव सीखने की यात्रा, सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। इसलिए मैं कह रहा था कि जब लंका पे रावण को मारने के बाद विजय प्राप्त किया तो लंका पे विजय प्राप्ति के बाद जो उन्होंने विभीषण को राज्य सौंपा तो विभीषण को वो अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा का ही उदाहरण दिया था और विभीषण को अपने भाई के समान ही बताया। कृष्ण की यात्रा अगर देखिए तो कृष्ण जो है पैदा होते ही उनको जाना पड़ा वृंदावन, बाल्यावस्था उनका वृंदावन में बीता। तो वृंदावन की यात्रा गाय चराने की कार्य करते थे, वहां पे गोकुल में रहकर वृंदावन में। उसके बाद फिर वृंदावन से मथुरा की यात्रा उनकी होती है, मथुरा में आते हैं, फिर संदीपनी ऋषि के आश्रम की यात्रा होती है शिक्षा के उद्देश्य से, और फिर पांडवों को मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से जाते हैं। वो पांडवों के साथ लंबे समय व्यतीत करते हैं।
पांडवों को एक गाइडेंस का काम भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उसके बाद वापस आने के बाद द्वारका की स्थापना, ये कृष्ण की यात्रा, और बहुत ही मतलब इसमें लंबे समय तक विषय रखे जा सकते हैं, समय की पाबंदियां हैं, इसलिए हम सभी को यात्राओं को जो है आपको जोड़ना चाहता हूं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैन तीर्थंकर, प्रमुख जैन तीर्थस्थल जो हैं वो जैन मुनियों के, जो अलग अलग जैन मुनि हुए उनके कारण ही वो तीर्थ केंद्र बने और वहां पे यात्रा का कारण बना। जैसे शिखर जी समेत शिखर, यहां जो है एक साथ 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था। अष्टपाद कैलाश पर्वत है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जो थे उनके मोक्ष स्थल के रूप में जाना जाता है। आज भी ये जैनियों के लिए एक प्रमुख यात्रा का मार्ग है, यात्रा का केंद्र है, धर्म और श्रद्धा का केंद्र है। वहां पे जैन के लोग उस जगह पे जानते हैं। चंपापुरी जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी थे, उनका मोक्ष स्थल है। गिरनार जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का मोक्ष स्थल है। पावापुरी ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जाना जाता है। आज भी पावापुरी में खूब यात्राएं होती है। वर्तमान में जो जैन के फॉलोअर हैं वो पावापुरी की यात्रा करते रहते हैं। पालिताना जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मोक्ष स्थल है। उसके बाद जैन के और बहुत सारे केंद्र, रनकपुर जो राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। रनकपुर का भी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, मार्बल से बना हुआ, और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। कुंडल सिद्ध क्षेत्र, ये अंतिम श्रुत केवली श्रीधर मुनि का मोक्ष स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। गौतम बुद्ध की यात्रा को अगर हम देखते हैं तो गौतम बुद्ध ने भी भारत के अनेक स्थानों पर यात्राएं किया। गौतम बुद्ध नेपाल से लुम्बिनी में उनका जन्म होता है और नेपाल से उनकी यात्रा शुरू होती है। और जब वो ट्रूथ की, सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में निकलते हैं तो निकल के बोध गया पहुंचते हैं। बोध गया में उनको इनलाइटमेंट मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति मिलती है, और उस ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अनेक यात्राएं की देश की, और उस यात्राओं के द्वारा बुद्ध ने समाज को जोड़ने का काम किया। उस तत्कालीन समाज में जो समाज के अंदर कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को दूर करने का काम किया। ये जो बुद्ध की यात्रा है वो केवल बुद्ध की यात्रा नहीं, उनके फॉलोअर ने भी अनेक यात्राएं की है बुद्धिज्म में। सम्राट अशोक का नाम, वो इंटरनेशनल लेवल पे श्रीलंका की यात्रा उनकी, मतलब क्या उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, जापान तक, दूर दूर के देशों तक यात्राएं का जो है वर्णन मिलता है बुद्धिज्म में। तो बुद्ध में जो करुणा, अहिंसा, समता के आदर्शों को दर्शाता है, वो उसी भाव को लेकर लोग यात्राएं किए और बुद्ध के ज्ञान को, बुद्ध के संदेश को पहुंचाने का काम किए यात्रा के जरिए। शंकराचार्य जी की यात्रा, जब शंकराचार्य जी ने जब यात्रा किया तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। बुद्ध के काल में ही शंकराचार्य जी हुए थे, और बुद्धिज्म के कारण जो समाज में फिर विकृतियां, मैंने बताया कि जो समाज में विकृतियां थी उसको ठीक करने के लिए बुद्धिज्म आया। बुद्धिज्म के कारण जो है जो फिर विकृतियां जब समाज में आने लगी, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको बताऊं कि मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का विरोध बुद्धिज्म में था, लेकिन मूर्तियों के सारे रिकॉर्ड बुद्ध में बनाए हैं। अनेक चीजें थी जो अद्वैतवाद के सिद्धांतों को खारिज कर रहे थे, तो उसको स्थापित करने के लिए, एकता को बढ़ाते हुए भारतवर्ष में पैदल की यात्रा जो है शंकराचार्य ने किया था। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के प्रचार और सनातन धर्म की अवधारणा को स्थापित करने के लिए भारत के चारों कोनों में यात्राएं की, जहां उन्होंने 4 प्रमुख मठों की स्थापना किया था। शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ उत्तर में किया था, श्रृंगेरी मठ की स्थापना दक्षिण में किया था, पुरी की पूर्व में और द्वारका की पश्चिम में। ये चारों मठ आज भी एक महत्वपूर्ण धर्म के केंद्र के रूप में, धर्म के
अस्तित्व के रूप में, श्रद्धा के केंद्र के रूप में जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे अनेकों टूरिस्ट पहुँचते रहते हैं। गोरखनाथ जी की यात्रा, गोरखपुर में गोरखनाथ जी का मंदिर है, लेकिन इनकी यात्रा को अगर हम पढ़ते हैं तो अनेक पूरे दक्षिण भारत की यात्रा, उत्तराखंड की यात्रा हुई, सबसे ऊंचे पर्वत गुजरात का जो है वो गिरनार पर्वत, वहाँ की यात्रा इन्होंने किया था। इसके अलावा गुरु नानक देव जी के बारे में, जो सिख धर्म के गुरु थे, गुरु नानक देव जी ने 24 साल में 2 महाद्वीपों के 60 प्रमुख शहरों की पैदल यात्रा किया था इन्होंने। इस दौरान उन्होंने 28,000 किलोमीटर का सफर किया था पैदल का। उनकी यात्राओं का मकसद समाज में मौजूद ऊंच नीच, जाति पात और अंधविश्वास आदि को खत्म कर आपसी सद्भाव, समानता को कायम करना था। गुरु नानक जी ने जो जाति पात को समाप्ति के लिए, अंधविश्वास को समाप्ति के लिए, सद्भाव को बढ़ाने के लिए, समानता को बनाए रखने के लिए जो बात कही, वे जहां भी गए परमात्मा की बात की और सभी को परमात्मा की, उस परमपिता परमेश्वर की संतान बताया। ऐसा ही वो उन्होंने ज्ञान दिया पूरे यात्रा के दौरान। बुद्ध जो गुरु नानक जी की जो यात्रा थी, उस यात्रा को उदासी कहा जाता था। आध्यात्मिक यात्राओं को दर्शाता। यात्रा का उद्देश्य, उनकी यात्राओं का मुख्य उद्देश्य जो समाज में समानता, सद्भाव स्थापित करना था। सभी को ईश्वर की संतान वो मानते थे। जो प्रमुख यात्राएं हैं उनकी, वो पहली उदासी यात्रा 1500 से 1507 ईस्वी तक उन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान नहीं था, भारत ही था, और उसके विभिन्न हिस्सों तक की उनकी यात्रा हुई है। जो दूसरी उनकी यात्रा हुई, जिसको उदासी, दूसरी उदासी कहा जाता है, 1506 से 1513 तक उन्होंने धनसारी घाटी और संगला द्वीप गए और वहां उन्होंने यात्रा किया। उसके अलावा अनेक यात्रा के इतिहास में हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने, फ्रीडम फाइटर जो थे, उन लोगों ने यात्रा किया। स्वामी विवेकानंद जी की देश के अंदर की यात्रा और देश के बाहर की यात्रा, जर्मनी में साइंस कांग्रेस में भाग लेने के लिए, जस्ट ज्ञान के उद्देश्य से, ज्ञान देने के लिए, चाहे वो शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद की यात्रा हो, ये सभी यात्राएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता सेनानियों की यात्रा तो देश को फ्रीडम कराने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, चाहे शिवाजी को देखिए, महाराणा प्रताप की यात्रा देखिए, महल में रहे ही नहीं, कभी जंगल में ही रहे, यात्रा करते रहे और देश को स्वतंत्रता, अपने राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए, मेवाड़ को मुक्त करने के लिए जीवन पर्यंत लड़ते रहे। शिवाजी का भी यही दृश्य था। आगरा आए, कैद हुए थे आगरा में, औरंगजेब ने धोखे से उनको कैद किया था। तो ये सब यात्राएं, अनेक उदाहरण मिलते हैं प्राचीन हमको साहित्यों में, भारतीय साहित्यों में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी यात्रा की और उनके भी यात्रा का उद्देश्य था लर्निंग, पीस एंड डेवलपमेंट एंड इस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम। ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है, उनके यात्राओं का प्रतिफल है। पूरे यात्रा करके उन्होंने भिक्षाटन करके समाज से पैसे मांग के, पैसे मांगकर उन्होंने इस कार्य को, इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो फॉरेन ट्रेवलर थे, विदेशी यात्री जो भारत में यात्रा किए, उनके बारे में मैं थोड़ा सा केवल उनका नाम आपको बताऊंगा, बाकी जो है इसका डिटेल्स हम दूसरे स्लाइड में वर्णन करेंगे। जैसे कि मेगास्थनीज की यात्रा, अब्दुल रज्जाक की यात्रा, अल-बरूनी ने भारत की यात्रा की थी, फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, अल मसौदी ने भारत की यात्रा की थी, वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी, इब्न बत्तूता ने भारत की यात्रा की थी, मार्को पोलो ने भारत की यात्रा की थी, वास्को डिगामा जो भारत के यात्रा किए थे, डोमिंगो पेस ने भारत की यात्रा की थी, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने भारत की यात्रा की थी। ये जो भारत में प्रसिद्ध यात्री थे, जो बाहर के देशों से, बाहर के अनेक देशों से आए, इनका हम अलग से वर्णन करेंगे। ये प्रमुख यात्री थे जो भारत की यात्राएं किए, देश और विदेश की। तो आज के इस लेक्चर में मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। आप सभी ने ध्यानपूर्वक हमारी बात को सुना, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।